हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में तथा उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। अब निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में नहीं आता है वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। नहीं आता है, अगर वाक्य में नहीं आता है तो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना कि सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। बातें कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे रूल नंबर 1 या बात नंबर 1 या नियम नंबर 1 की से कैसे बनाएंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा कि एक वचन नहीं होता इसमें। आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी। किसकी अंग्रेजी? नहीं क्यों आया? क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो नहीं आएगा। तो आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी शैल के बाद नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब शैल बी होता है। क्या होता है? शैल बी और विल बी। क्या होता है? शैल बी और विल बी। लेकिन नॉट कहाँ लगेगा? इसके बीच में। शैल नॉट बी। तो क्या लिखा मैंने? आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी शैल के बाद नॉट लिखकर बी लगाते हैं या बी लिखते हैं। आई तथा बी के साथ नहीं की अंग्रेजी शैल के बाद नॉट लिखकर बी लगाते हैं या बी जोड़ देते हैं या बी लिखते हैं। तो नियम नंबर 1 हमारा कि आई और बी के साथ शैल तथा बी के बीच में नॉट लगाते हैं। शैल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं। और रूल नंबर 2 होगा बिल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ नहीं की अंग्रेजी। आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ नहीं की अंग्रेजी बिल के बाद नॉट लिखकर बी लगाते हैं। शैल नॉट बी और बिल नॉट बी। सीधे कहने का मतलब अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई बी के साथ शैल नॉट बी और आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ बिल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। और नियम नंबर 3 हमारा क्या है? नियम नंबर 3, जिस वाक्य में रहा रही रहे आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। तो क्या लिखना है? क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। आई बी के साथ शैल नॉट बी, आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ
विल नॉट बी। और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, क्रिया की पहली अवस्था में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे वह घर नहीं जा रहा होगा, वह घर नहीं जा रहा होगा। अंत में क्या है, रहा होगा। रहा होगा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो रहा होगा आया है तो ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और बीच में क्या है, नहीं आया है। जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो जैसे वह लिखा है, क्या लिखा है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब आई और बी होता तो क्या लगता, सेल लगता, लेकिन ना ही ये आई है और ना ही बी है, तो क्या लगेगा, बिल लगेगा। क्या लिखा है इसमें, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल बी का प्रयोग करते हैं। तो आई बी को छोड़कर, अर्थात ये बी है तो इसके साथ क्या लगेगा, बिल। फिर क्या लिखा है, बिल के बाद नॉट, बिल के बाद नॉट, फिर बी लगाते हैं। और यही मैंने बताया कि आई बी के साथ सेल नॉट बी और आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ बिल नॉट बी। ये आ गया बिल नॉट बी। वह का होगा ही, पीछे से रहा होगा, पहचान था, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी। तो बिल बी हो गया हेल्पिंग वर्ब, और नहीं का नॉट। अब बचा क्या, घर जा, घर जा, तो जाना का क्या होता है, जाना का होता है गो। अब गो क्रिया की पहली अवस्था, इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो होगा ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा, कहाँ नहीं जा रहा होगा, घर, तो टू होम, वह घर नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू होम, वह घर नहीं जा रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा, हम नहीं खेल रहे होंगे, हम नहीं खेल रहे होंगे। अब अंत में क्या है, रहे होंगे, और बीच में क्या है, नहीं है, तो ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हम की अंग्रेजी सबसे पहले क्या होगी, बी। अब बी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, और नहीं आया है तो नॉट, तो बी सेल नॉट, फिर बी, बी सेल नॉट बी। खेलना का होता है प्ले, क्या होता है, प्ले, और क्रिया की पहली अवस्था में लग जाएगा आईएनजी, बी सेल नॉट बी प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे होंगे। तो ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी वही लिखना है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना। अब नियम हम बताते हैं कि निम्न बातें जो हैं, निम्न नियम जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो रूल नंबर 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 नियम हैं कि पहला नियम क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से पहले आएगा, और दूसरा नियम क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो पहला नियम हमारा कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है तो उसकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द की, अगर ये वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर, उसके मतलब प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर, उसके स्थान पर
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, लेकिन विल बी ये जो है दोनों अलग अलग होता है। इसके बीच में लगेगा नॉट, लगेगा सब्जेक्ट, लगेगा, ये सब कहाँ आएगा, विल बी के बीच में। तो विल और शैल अलग होता है और बी अलग होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, क्या विल शैल, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, विल शैल का प्रयोग करके, क्या के स्थान पर लिखेंगे, विल शैल का प्रयोग करके, फिर प्रयोग करके सब्जेक्ट, पहले विल शैल फिर सब्जेक्ट को लिखने के बाद, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब विल शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी। मान लीजिए सब्जेक्ट में आया ही, तो क्या होगा, विल ही बी, विल ही बी। तो का प्रयोग करके सब्जेक्ट को लिखने के बाद बी लगाकर शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं, शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं। तो नियम नंबर 1 हमारा कहता है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे। विल शैल को लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, बी लगाने के बाद जो सेंटेंस बचा हुआ होगा उसे बनाएंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा कि यह कैसे बनेगा। तो फार्मूला हमारा है सबसे पहले विल शैल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल शैल प्लस विल शैल के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ यह भी लिखना है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। शेष वाक्य को, शेष बचे हुए वाक्य को बनाते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो नियम नंबर 1 हमारा कहता है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या वाक्य से पहले आएगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर क्या वाक्य से पहले आए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे विल और शैल। तो आइए एग्जांपल देखते हैं कि यह कैसे बनेगा। जैसे मैंने लिखा, क्या वह जा रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, अंत में क्वेश्चन, वाक्य से पहले आया क्या और अंत में आया रहा होगा। तो रहा होगा अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या वाक्य से पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे विल या शैल। तो वाक्य के साथ लगाते हैं विल, तो मैंने लिखा विल, फिर वह का क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का क्या होगा, ही, फिर सब्जेक्ट के बाद है बी, विल ही बी। यहाँ पे बी लिखा है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो विल ही बी। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारा है जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें लगा दिए आईएनजी, विल ही बी गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ये बन गया, अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या वाक्य से पहले आया, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँगा, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँगा। तो क्या वाक्य से पहले आया, अंत में रहा हूँगा आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वाक्य से
पहले आया है और ये रहा हूंगा, अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। क्या वाक्य पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो बी शैल लिखने के बाद सब्जेक्ट हमारा है आई, तो शैल आई, फिर क्या है बी, शैल आई फिर बी, शैल सब्जेक्ट बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब है हमारा पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। तो शैल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, किताब, तो द बुक। अंत में क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी टीचिंग द बुक, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम नंबर 1 भी समझ में आया होगा। तो जो नियम नंबर 2 है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।